कहाँ थे तुम? हाँ जी भाई, बैठ जाओ सारे। हो गया हो गया, सेटअप तैयार है। ऑनलाइन क्लास ऑडिबल विजिबल? ऑनलाइन से पूछा है। तुम लोग तो क्लास में बैठ के भी कुछ सुनाई नहीं देता। और सब बढ़िया? कल सुबह 9 बजे आ रहा है रिजल्ट फिर? 9 बजे? लोकेश कासट सर बोल रहे थे। वो एक्स चेयरमैन रह चुके हैं ना, बीडीएन में पढ़ाने आते हैं, तो वो कह रहे थे। वो अभी भी मेंबर है ना यहाँ पे। सुबह 9 बजे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जानना पहचान ऐसे कैसे मान जाऊं तेरी बात, बता। मैं मैच मत पढ़ाओ, मन नहीं हो रहा पढ़ने का। तो ऑनलाइन वालों के तो सबसे बेस्ट है, पढ़ने का मन नहीं हो रहा, चले जाओ। हाँ, यही है क्या मृदुल? सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? पढ़ाई करने ही आए हो तुम लोग यहाँ पर। ऐसे लोग मांगोगे ना तो मोटिवेशन नहीं निकलती। सोशल गैदरिंग वाले कौन से गेम्स होते हैं? हाँ, तुम बोला। अब ठीक है, चलो क्लास। हाँ जी भैया, यश गुप्ता जी खड़े हो जाओ। किस चीज का बिजनेस है तुम्हारा? है यश? किस चीज का बिजनेस है पापा का? किस चीज की? इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की। और 3 बस? तुम्हारे पापा किस चीज का है? सीमेंट और स्टील का। तो घर बनाना तुम्हारे पास आना है, कोई इलेक्ट्रिकल सामान खरीदना है तो। मैंने बोला ही नहीं उधारी के लिए तो। तुम क्या सोच रहे हो? हाँ जी भाई, उत्तम खड़े हो जाओ पीछे। कोर कॉम्पिटेंस बताओ क्या होता है? कोर कॉम्पिटेंस बताओ क्या होता है?
क्या? हाँ भाई पूर्वा, कोर कॉम्पिटेंस। मैंने कंडीशंस नहीं पूछी, मैंने कोर कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन पूछी है। इसी वजह से तुम लोग पेपर में कंफ्यूज हो जाते हो। वो पूछते कुछ है, तुम लोग लिखते कुछ हो। ये तो हो गया बावला, रिजल्ट जो आ रहा है। हाँ जी भाई बताओ। क्यों रो रहे हैं? चुप रहो। हाँ, आगे सुनाओ। बैठ जा। हाँ भी, दिया नहीं आई आज क्लास में? तुम आगे खड़े हो जाओ फिर। नाम क्या है तुम्हारा? तुमसे नहीं बोला, तुम बैठ जाओ। हाँ हाँ दिव्यम, सॉरी तुम्हारा कैसे भूल गई मैं। सुनाओ फिर दिव्यम। टॉस। तो कंटेंट बताओ इसका आगे। एस ओ वाली कैटेगरी में क्या आएगा?
साथ में खड़े हो, तुम बैठो। जहाँ इसने छोड़ा है वहां से शुरू करो आंसर। पढ़कर आए हो? बैठो। हाँ भाई, हेमंत। हेमंत के पीछे। हेमंत के आगे। मतलब जिस दिन तुझसे मैंने पूछा उस दिन तो नहीं पढ़ के आता, तब मैं क्या कर सकती हूँ? फिर तो बोलता है मैम आज ही नहीं पढ़ के आया और आज ही आपने पूछ लिया। या फिर मैम ये आंसर मैं नहीं पढ़ के आया, आपने वही आंसर पूछ लिया। फिर किस्मत में ऐसे ही होता है हमेशा। एडवांटेजेस ऑफ स्वॉट एनालिसिस। मैं पढ़ के ही नहीं आया, क्या सुनूं? क्या हो गया तुम्हें? क्लास में तुम रेगुलर आ रहे हो? लेकिन बोलना ही क्लास फिर भी चुप नहीं हुआ था। कुछ ना कुछ चल ही रहा था इसका। बीमार इंसान ना लगता है बीमार शक्ल से। बैठ जाता नीचे। हाँ भी टेक्निकल टीम। जब भी पूछो आज याद नहीं है। हाँ भी लास्ट बेंच, तुम्हारी बारी आ गई घूम फिर के। बिल्कुल लास्ट में। एडवांटेज नहीं पढ़ कर आया आज फिर तुम? तुम्हारे साथ में आज पढ़कर आया है। एसएम की क्लास नहीं ली और ऑडिट में पढ़ नहीं रहा। मजाक चलता रहता है ना, टाइम पास होता रहता है। हाँ भी साथ में खड़े हो जाओ। तो बैठ जा, कल तुम्हारा रिजल्ट है, बैठ जा। हाँ भाई, एडवांटेजेस ऑफ स्वॉट एनालिसिस। ये टॉस सुना रहे हो तुम मेरे को? स्वॉट नहीं है। हाँ भी आ गया बिल्कुल। तुम नहीं, उसके आगे वाला। उत्तम तो पहले ही मना कर चुका है। तुम्हारी क्या दिक्कत होगी? तुम्हारा तो रिजल्ट भी नहीं आने वाला। सुना आंसर। तुम नवंबर में पेपर देना चाहते हो ना? आसार कम लग रहे हैं। ग्रुप वन क्लियर है तुम्हारा? ग्रुप वन क्लियर है? तू भी ले आइयो। मना किया है किसी ने? तुम ग्रुप टू में कैसे रह गए फिर? अच्छा, दिया ही नहीं था। तो अब पढ़ ले भाई। इन लोगों के साथ मई में थोड़ी देना है। ये तो नलायक है सारे। देखो तो नवंबर में देना है पेपर। संगति अलग रखा कर अपने इनसे।
क्योंकि इनका तो नवंबर तक हालचाल ये भी रहेंगे तब भी काम चल जाएगा, तेरा नहीं चलेगा। नवंबर तो आ गया, अगस्त तो खत्म, मोटा मोटी खत्म ही मान अब तो। अगस्त से चल रहा है ये, अगस्त खत्म मोटा मोटी, तो यही मान ली 15 दिन कब निकलेंगे पता भी नहीं चलेगा। सितंबर अक्टूबर 2 महीने ही है तेरे हाथ में, यहाँ सुन, सिर्फ 2 महीने ही है तेरे हाथ में। इस 2 महीनों में तो सारा कवर करना है। ये जब छुट्टियां आ रही है ना 1 हफ्ते की, 1 वीक की पूरी। कई ग्रुप 1 पहले पढ़ा है तूने, कभी ग्रुप 2 फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है पूरा ग्रुप 2? चैप्टर नंबर 9 ऑडिट का पढ़कर आई हो इन छुट्टियों में। चुप रहो तुम लोग, पहले एक ठिकाने पे तो पहुंचो। सुन रहे हो, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। एक तुम्हारे जैसे वीडियन में भी बैठा हुआ है, उसको भी होमवर्क देकर आई हुई है मैं कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेना इन दिनों में। चैप्टर 9 और ऑडिट के अंदर जितना पढ़ा दिया और एसएम में जितना पढ़ा दिया टिप्स पे याद कर लेना। तो 5 दिन की छुट्टी है तभी तो इतना सही दिया है सर। तुझे कौन सा इनकी तरह टेंशन में बैठना है, तू तो पढ़ सकता है आराम से। अगर नवंबर से ना मई में पहुंच गया ना तो घर वाले खूब पीटेंगे, ठीक है? नवंबर में देख के निकलना है। तू मत गर्दन हिला, वो कह रहा है मैं निकलने ही नहीं दूंगा। तू संगति अवॉइड कर। हाँ भाई, साथ में तुम खड़े हो। हाँ जी, चल तू ही सुना दे आंसर। हाँ हाँ, ये बहुत देर से ऐसे हो रहा है कि मुझसे सुनो मुझसे सुनो। बैठो पीछे तुम तीनों, सुना। सुना तू। अभी से पढ़ना पड़ेगा बोध ग्रुप वालों को, तुम समझ ही तो नहीं रहे इस छोटी सी बात को। अब तो कल के लिए वेट कर लो, जहाँ इतने दिन नहीं पढ़ा हुआ एक दिन और वेट कर लो। पर ये बात लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों को लग रहा है ना मैं बोध ग्रुप देने हैं मई में और मई में ही क्लियर होना है, वो अभी से पढ़ना सच में शुरू कर दो। ये मई कब आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और एक बार इस अप्रैल और एक बार अगर तुम लोग इसे मई और नवंबर के सर्कल में फंस गए ना तो सर्कल में ही रह जाओगे घूमते घूमते। हाँ, कम टू पेज नंबर 21। बुक में पेज नंबर 21 पर आओ और नोट्स में पेज नंबर 12।
टॉपिक का नाम है वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ने से पहले मुझे बताओ वैल्यू चेन क्या होता है। वैल्यू चेन क्या होता है? वैल्यू एडिड, जो वैल्यू तुम लोग ऐड करते हो उसे हम क्या बोलते हैं? वैल्यू चेन एनालिसिस होता है। समझ नहीं आई? वैल्यू एडिड नहीं पढ़ते थे इकोनॉमिक्स तो फाउंडेशन में तो पढ़ी होगी, नहीं है ये टॉपिक? ये इंटर में है फिर टॉपिक। वैल्यू एडिड क्या होता है? कौन समझाएगा कॉन्सेप्ट? समझा इनको? वही समझाना था। हाँ समझा समझा। नाम क्या तुम्हारा? हाँ मानव, समझाओ। नाम क्या तुम्हारा? अच्छा तुम पीयूष है तुम्हारा नाम, ठीक है। और तेरा? हर्ष। हर्ष पीयूष मानव, मानव हर्ष पीयूष, ठीक है। सुनो मानव, उसे हम वैल्यू चेन, वही हमारा वैल्यू चेन भी कहलाता है। हम लोग देखो इसके अंदर कैसे बोल रहे हैं इस चीज को। वैल्यू चेन एनालिसिस होता क्या है? अगर तुम लोगों ने कभी कॉन्सेप्ट बचपन में थोड़ा सा पढ़ा था इकोनॉमिक्स के अंदर, तो था क्या? जैसे तुम लोगों ने एक फैब्रिक लिया और क्या बना रहे हो? शर्ट बना रहे हो। इको का एग्जाम्पल होगा शायद ये, ठीक है। तुमने एक फैब्रिक लिया, फैब्रिक नॉर्मल कपड़े को बोलते हैं, ठीक है। बाद में उस फैब्रिक को या उस कपड़े को जो फैब्रिक सेल करता है उसने किसी को बेचा होगा। मान लो कितने का सेल किया? 100 रुपये का। वो कपड़ा उसने खरीदा और कपड़ा जाके किसको दे दिया? आगे टेलर को बनाने के लिए दे दिया। टेलर ने कपड़े को कट किया, बाद में स्टिच किया, बटन्स लगाए, प्रेस किया, इन सब में मानो टेलर ने कितने का? फिर उस टेलर ने उसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड किया। मार्केट में कितने का बेचेगा? ये तो कॉस्ट निकालेगा, ये मेहनत निकालेगा और ये प्रॉफिट निकालेगा। ये 300 रुपये जो उस क्लोथ के अंदर हुआ है इसे क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिड। जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किसी भी स्टेप पे कुछ एडिशन होता है। कुछ याद आया इकोनॉमिक्स से? कितने बच्चे इकोनॉमिक्स के बिना वाले हैं यहाँ पे? विदाउट इकोनॉमिक्स। ऐसे विदाउट इकोनॉमिक्स बैठो फिर बात कैसे करूँ? बात समझ में आई तुम्हें? हम कहना क्या चाह रहे हैं, जब भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक लेवल से दूसरे लेवल पे कुछ एडिशन होता है उसे वैल्यू एडिड बोलता है। कॉस्टिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़नी शुरू करी है क्या? नहीं शुरू करी, कोई बात नहीं। ऐसे ही अगर यहाँ पे एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाओगे, फॉर एग्जांपल लेते हैं फिर से, बीट पता है? आटा। किसी ने गेहूं बेचे हैं, फिर आगे गेहूं के रेट मांगे चलते हैं, 100 रुपये के बेचे हैं। अगले पर्सन ने अपना मार्जिन ऐड किया और 150 रुपए के अंदर किसी और को गेहूं बेच दिया, ठीक है। उसने गेहूं से क्या बनवा लिया? आटा। पिसाई के मान लो 20 रुपए हो गए और उसने अपना खुद का मार्जिन ऐड करके कितने का सेल कर दिया? 200 का।
उसने उसी व्हीट का क्या किया, आटा लगा के ब्रेड बना दिया, ठीक है। उसने अपनी कॉस्टिंग डाली और बीच में अपना प्रॉफिट डाला। कितने का हो गया गुड का प्राइस? 320। वही ब्रेड मैन्युफैक्चरर ने किसको सेल करी? रिटेलर को। रिटेलर ने किसको सेल करी आगे? कस्टमर को। रिटेलर ने तो वैल्यू एडिशन किया नहीं होगा, उसने तो एमआरपी पे ही सेल कर दी होगी। तो यहाँ पे ये जो बीच में काम के पैसे लग रहे हैं, ये तुम्हारा क्या हुआ है? वैल्यू एड। व्हीट से डायरेक्टली तुमने क्या बनाई है? ब्रेड। तो उसके बीच में कुछ तो वैल्यू ऐड हुआ होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू ऐड। यही हमारा है वैल्यू चेन एनालिसिस। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जब मैं स्टेप बाय स्टेप मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग के हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती ही होती है। जब आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या ऐड होगी? वैल्यू ऐड होगी ही होगी उस प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर है बात इतने से? अब हम लोगों को इसी वैल्यू ऐड को क्या करना है? एनालाइज। एनालाइज क्यों करना है? दो रीजंस की वजह, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं दो चीज़ों को। एक तो खर्चे को इंप्रूव कर सकूं। खर्चा इंप्रूव करने का मतलब कम करना है, ज़्यादा करना? और क्वालिटी को इंप्रूव कर सकूं। क्वालिटी को, जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, ऐसा कई बार होता है कि जब हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो सकती है, जो एक्टिविटी कुछ भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी कॉस्टिंग में पढ़ते हो ना, कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती है जो नॉन प्रोडक्टिव इन नेचर है, जिसकी वजह से गुड्स का कॉस्ट बढ़ जाता है। कुछ पढ़ा है अभी तक ऐसा? अब तक बिल्कुल बेसिक पर ही बैठे हो। तो हमारे पास कई बार ना ऐसे प्रोसेस होते हैं जिस प्रोसेस में कोई खास वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, पर वो कॉस्ट को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एनालाइज करके ऐसे स्टेप्स को क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, ताकि मेरा खर्चा क्या हो सके? कम हो सके। क्लियर है बात? पक्का? थोड़ी थोड़ी अभी पूरी पूरी भी समझ में आएगी। तो वैल्यू चेन एनालिसिस होता क्या है? वैल्यू चेन एनालिसिस इज एन अकाउंटिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोला है बुक के अंदर? इसे अकाउंटिंग प्रोसेस बोलने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि मैं यहाँ पे फिगर्स को कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। कैसा प्रोसेस है ये? एक अकाउंटिंग प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर हम फिगर्स में डील कर रहे हैं। किसके लिए कौन सा अकाउंटिंग प्रोसेस है? जो शेड लाइट, बुक में डेफिनेशन में वर्ड लिखा हुआ है शेड लाइट, इसका मतलब है हाईलाइट करना। ये अकाउंटिंग प्रोसेस क्या कर रहा है? शेड लाइट मतलब क्या कर रहा है? हाईलाइट कर रहा है। किस चीज को? जो वैल्यू ऐड हुई है। किस पर हाईलाइट कर रहा है? जो वैल्यू किसी भी कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, किसी भी कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी वैल्यू ऐड हो रही है, उसको ये क्या कर रहा है? हाईलाइट कर रहा है। और इसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड। हाईलाइट क्यों कर रहा है? कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। यहाँ पे ये इस पर्पस के साथ कर रहा है कि इसे इम्प्रूव करना है दो चीज़ों को, एक तो है कॉस्ट और एक है क्वालिटी। कोई भी काम बिना रीजन के नहीं किया जाता है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस की डेफिनेशन समझ में आई? क्या होता है वैल्यू चेन एनालिसिस? इज एन अकाउंटिंग प्रोसेस जो लाइट शेड मतलब हाईलाइट कर रहा है। क्या कर रहा है ये? किस चीज को? जो वैल्यू ऐड करी गई है कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग, ताकि आप क्या कर सको? क्लियर है बात? पक्का? वेरी गुड तन्वी, सही लिखा है तुमने। क्लियर बात? अब बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वैल्यू चेन एनालिसिस बुक में देखो 4th लाइन से स्टार्ट है। वैल्यू चेन एनालिसिस is an accounting
analysis. Value chain analysis is an accounting analysis जो शेड लाइट कर रहा है वैल्यू एडेड पे इन कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ताकि डिटरमाइन कर सके कहाँ खर्चा इंप्रूव हो सकता है और कहाँ पे वैल्यू क्रिएशन इंप्रूव की जा सकती है। वैल्यू क्रिएशन इंप्रूव करने का मतलब क्या इंप्रूव करने की बात कर रहा है? क्वालिटी। क्लियर है बात? तो वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है? इट इज एन अकाउंटिंग एनालिसिस जो लाइट किस पे शेड कर रहा है? ऑन द वैल्यू एडेड इन अ कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या डिटरमाइन कर सको कि कहाँ पे कॉस्ट इंप्रूव हो सकती है और कहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। क्लियर है बात? पक्का? अब आगे जाके इसने हमें क्या बोला है कि वैल्यू चेन एक्टिविटी इंक्लूड करता है 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज को। किसे इंक्लूड करता है? 2 टाइप की एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है। एक तो है आपकी यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी और एक है आपकी सपोर्टिंग एक्टिविटी। कितने टाइप की एक्टिविटी को इंक्लूड करता है? 2। वो 2 कौन सी है? प्राइमरी एक्टिविटी एंड सपोर्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है? अब बताओ प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता होगा? प्राकृतिक शुरुआत की सोचो। प्राइमरी मतलब मेन एक्टिविटीज। क्या होता है प्राइमरी मतलब? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मेन एक्टिविटीज बताओ कौन सी होती होगी? प्रोडक्शन और स्टोरेज, रॉ मटेरियल लेके आना, किसी ने बोला पीछे, और मार्केटिंग करना, सेल्स करना, आफ्टर सेल्स सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन देना, एडवर्टाइजमेंट। ये सब एक्टिविटीज मिला के वी हैव 5 मेन एक्टिविटीज। पहले देखो रॉ मटेरियल आ रहा है तो पहले को बोला हुआ है इनबाउंड लॉजिस्टिक। क्या बोला है? लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। इनबाउंड मतलब इनपुट, इनपुट का आना। फिर उस इनपुट को किस में कन्वर्ट करोगे? तो सेकंड स्टेप किसका लगा? ऑपरेशंस का। थर्ड स्टेप ऑपरेशंस हो गए, अब क्या बन गए? फिनिश्ड गुड्स। उसे बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक। क्या बोलते हैं? आउटबाउंड लॉजिस्टिक। फिर गुड्स बन गए, अब क्या करूंगी? मार्केटिंग एंड, पहले एडवर्टाइजमेंट करेंगे उसे बोलते हैं मार्केटिंग करना, और बाद में उसको बेचेंगे मतलब। फिर सेल्स के बाद में क्या करते हैं? आफ्टर सेल्स सर्विसेज। एक बात बताओ, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर मेन काम तो यही होता है, इसलिए इनको हमने कौन सी एक्टिविटीज बोली है? प्राइमरी एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज बोली है? प्राइमरी एक्टिविटीज। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में कितने टाइप की लिखी है? पहली कौन सी लिखी है? इनबाउंड लॉजिस्टिक। क्या बोला है पहला? रॉ मटेरियल का आना क्या कहलाता है? इनबाउंड लॉजिस्टिक। दूसरे नंबर पे क्या बोला हुआ है? ऑपरेशन, जहां पे तुम कन्वर्ट करोगे किस चीज को? रॉ मटेरियल को इनटू फिनिश्ड गुड्स में। तीसरा, फिनिश्ड गुड बन गए, अब क्या आएगा तुम्हारा? आउटबाउंड लॉजिस्टिक। जो फिनिश्ड गुड बन गए या तो रिटेलर को बेचोगे या वेयर हाउस में रखोगे। फोर्थ पॉइंट, मार्केटिंग एंड सेल्स। और फिफ्थ पॉइंट, सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब है आफ्टर सेल्स। क्लियर है इतनी सी बात? पक्का? तो हमने यहाँ पे क्या पॉइंट बोले अभी? ये कौन सी एक्टिविटीज हैं?
प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर रिलेशन हो पाता है। आप यहाँ पे जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो वो एक्टिविटी आप डायरेक्टली कस्टमर को या तो गुड्स प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हो या डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए कर रहे हो। तो प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? जहाँ पे आप डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। हेडिंग समझ में आई? पहले रॉ मटेरियल आया तो इनबाउंड, फिर उसके बाद क्या लगा? ऑपरेशन, फिर फिनिश गुड बन गए तो आउटबाउंड, गुड्स बन गए मार्केटिंग सेल्स और बाद में आफ्टर सेल्स। अब इसका हम क्या याद करेंगे? कंटेंट। वेरी गुड। कोर एक्टिविटी मतलब बेसिक एक्टिविटीज, कोर एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज। इंटेलिजेंट हो गया ऑनलाइन क्लास वैसे भी। हमने कहा था हमारे पास इसके अंदर दो बेसिक एक्टिविटीज हैं, प्राइमरी एक्टिविटी और प्राइमरी एक्टिविटी में यही कुछ पढ़ा अभी तुमने, मतलब डायग्राम में सिर्फ हेडिंग्स दे रखी है और कुछ नहीं। यहाँ से शुरू हो गई हमारे पास जो प्राइमरी एक्टिविटीज है, बेसिकली उन्हें 5 मेन एरियाज में बांटा गया। कितने मेन एरियाज में बांटा गया है? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, कितने पार्ट से बांटा गया है? 5। पहला इनबाउंड, दूसरा, तीसरा, फिर पहला हमने कौन सा देखा था? इनबाउंड। इनबाउंड मतलब रॉ मटेरियल का आना। आप देखो बात को बहुत ध्यान से सुनना, रॉ मटेरियल आएगा, तुम रिसीव करोगे, फिर वेयर हाउस में स्टोर करोगे, बाद में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दोगे उसे प्रोडक्शन करने के लिए। तो वर्ड्स क्या है ये? इसमें कौन सी एक्टिविटी आती है? इसमें रिसीव करना, स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना इनपुट को। समझ में आई बात? रॉ मटेरियल आया, रिसीव किया, वेयर हाउस में स्टोर किया, गोडाउन में रखा और जैसे जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिएगा वैसे वैसे उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देते जाएंगे। किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो 3 एक्टिविटीज आती हैं, वो कौन कौन सी हैं? रिसीव करना, स्टोर करना और रिसीव, स्टोर। इसमें कौन कौन से आती चीजें? ये इंक्लूड करते हैं मटेरियल हैंडलिंग, वेयर हाउस में गुड्स को डालना, स्टॉक पे कंट्रोल रखना, ट्रांसपोर्ट करना। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। मतलब इसमें ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग होती है। बात समझ में आई? तो इनबाउंड के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है? इनपुट को रिसीविंग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर है? अब गुड्स बन रहे हैं, ऑपरेशंस। ऑपरेशन में तुमने इनपुट को किसमें कन्वर्ट किया? तो ट्रांसफॉर्म किया है इनपुट को इनटू फाइनल। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट करा है। किसको किसमें? देखो इसमें तुम्हारे पास कुछ एक्टिविटीज होती हैं, वो एक्टिविटीज को कैसे लर्न कर रही हूँ मैं, ध्यान से रखना। सबसे पहले गुड्स बनते हैं तो उनकी क्या होगी? मशीनिंग। एक एक पार्ट अलग अलग बनता है ना, बाद में पार्ट्स को आपस में असेंबल करते हैं, फिर हम टेस्ट करके देखते हैं गुड ढंग से बना है या। अगर गुड सक्सेसफुली बन गया फिर उसकी क्या करते हैं? पैक करके बेच देंगे। तो रटने की जरूरत नहीं है, समझ लो सिर्फ पहले गुड बनेगा, मशीनिंग, असेंबल किया, टेस्ट किया, पैकेजिंग करके भेज दिया। ये वो एक्टिविटीज हैं जो यूज होती है कन्वर्ट करने को रॉ मटेरियल किसके अंदर? फिनिश्ड गुड में। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ऑपरेशंस। ऑपरेशन में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसको किसमें? इनपुट को फाइनल प्रोडक्ट में। कौन कौन सी एक्टिविटी आई? मशीनिंग, असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग। मशीनिंग, असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग, ताकि कन्वर्ट कर सको किसको किसके अंदर। पहली एक्टिविटी कौन सी थी? इनबाउंड। इनबाउंड लॉजिस्टिक में कौन सी 3 एक्टिविटीज थी? रिसीविंग, स्टोरिंग और इनपुट टू दी प्रोडक्ट, यहाँ पे वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अगला पॉइंट कौन सा था? ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या कर रहे थे? ट्रांसफॉर्म किया है किसको किसमें? कौन सी एक्टिविटीज लगी? ताकि तुम इनके थ्रू रॉ मटेरियल किसमें कन्वर्ट कर सको। अब गुड्स बन गए, अब हमें वो जो बने हुए गुड्स उन्हें फैक्ट्री से बाहर निकालना है ना, दिन भर प्लांट में थोड़ी पड़े रहेंगे वो इतने टाइम तक, उसे हम क्या बोलते हैं? अब देखो गुड्स बन गए ना, तुमने कलेक्ट किया, स्टोर किया और डिस्ट्रीब्यूट किया। कलेक्ट किया, फिर वेयर हाउस में डाला, फिर रिटेलर्स को
तो यहाँ पे वर्ड्स कौन से हैं? कलेक्ट करना, स्टोर करना, ऊपर क्या था? रिसीव करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। नीचे क्या है? कलेक्ट, स्टोर और टू दी कस्टमर। किसको देना है? कस्टमर को देना है। कल क्लास है तुम्हारी। छुट्टी का मैसेज आया तुम्हारे पास कल का? दिखा। किस चीज पे नाम लिखवा रहे हो? ये कैलकुलेशन तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। सर तो मैंने पहले ही सोचा, मैं तो चाहती थी तुम्हारा रिजल्ट 10 को आए। मैं चाहती थी, मैं तो वैसे 9 से 9 को चाहती थी। मेरा तो 9 को रिजल्ट आएगा, 10 को फोटो सेशन होगा, 11 की राखी है। भविष्य के लिए पहले पढ़कर पेपर देने चाहिए थे ना। अब क्या भविष्य भविष्य कर रहे हो? देते हैं, चलो। किस्मत को जलने की बदबू क्यों आ रही है बार बार? अरे कोई तार वार ना चल रहा हो? तुम्हें प्लास्टिक जलने की बदबू नहीं आ रही क्या? चुप रहो। जाके बुला के लाइन थे जितेंद्र भैया को। आप तुम लोगों को आएगी, इस तरह से तो नहीं आ रही थी। हाँ, तुम्हें तो कोल्ड और कफ हो रखा है ना। ठीक है रक्षित, आप सुनो भाई आगे की कहानी। आ रहे हैं ना? ठीक है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में हमने क्या किया क्लास? कलेक्ट किया, स्टोर किया और डिस्ट्रीब्यूट किया कस्टमर्स को। अगर गुड्स टेंजेबल है, मतलब यू कैन टच एंड सी, तब तो उसको क्या कर सकते हो। लेकिन अगर आपके गुड्स क्या हैं, तो उसे स्टोर तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए तुम लोग अरेंजमेंट्स करते हो। उसे क्या करने के लिए? प्रोवाइड करने के लिए एट अ फिक्स्ड लोकेशन। क्योंकि जब आपके पास टेंजेबल है, जिसे आप टच कर सकते हो, वो तो स्टोर कर सकते हो, पर जो टेंजेबल नहीं है उसे स्टोर, इसमें तुम्हें पढ़ा रही हूँ, स्टोर किया जा सकता है। अब तो कर सकते हैं इसमें, जब तक नहीं हो रहा था तब तक नहीं कर सकते। अगला पॉइंट क्या है? मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स का मतलब होता है गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू द कस्टमर। ये वो तरीके हैं, मीन्स मतलब क्या होता है? तरीके। क्या होता है मीन्स का मतलब? तरीके, जिसके थ्रू कस्टमर और यूजर को अवेयर करवाया जाता है प्रोडक्ट और, ताकि वो इन्हें परचेज। इसमें एडवर्टाइजिंग होता है, पर्सनल सेलिंग होता है, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। क्लियर है? इस तरफ आ रही है थोड़े से। मुझे तो प्लास्टिक जलने की बदबू सी आई थी। कुछ जला रहे हैं क्या बाहर? चलो आगे पढ़ो फिर।
पहला पहला पॉइंट कौन सा था? ये पहले पॉइंट सारे रीड कर फिर। सर्विस, पहला पॉइंट कौन सा था? इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या था? सेकंड पॉइंट ऑपरेशन, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे? ट्रांसफॉर्म कर रहे थे इनपुट को फाइनल प्रोडक्ट में, जहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज हुई थी? फिर हमने कौन सा स्टेप लगाया था? उसमें हमने क्या किया था? फिर हमने, अगर आपका टेंजेबल है तो यू कैन स्टोर इट इन वेयर हाउस, इनटेंजेबल है तो मेक द अरेंजमेंट्स टू प्रोवाइड इट। फिर कौन सा? मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या पॉइंट था? प्रोवाइड द कस्टमर अबाउट इंफॉर्मेशन, उसे अवेयर करवाओ अबाउट द प्रोडक्ट। और सर्विसेज लास्ट पॉइंट। सर्विसेज कौन सी एक्टिविटी होती है जिनसे गुड्स की वैल्यू इंक्रीज होती है? एक बात बताओ, अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि हम लोग ईयरफोन देखते हैं, बोट वगैरह लोग क्यों परचेज करते थे पहले? क्योंकि उसमें 1 ईयर की आफ्टर सेल सर्विसेज थी। आजकल तो सारे ही देने लग गए। पहले बोट देता था ये सर्विस कि घर से पिक करेंगे, हेडफोन तुम्हारे खराब होते हैं तो, और वापस तुम्हारे घर पे ही प्रोवाइड करवाएंगे। ये सर्विस पहले कोई और, तो लोग बोट की तरफ क्या हो गए? स्विच हो गए कि अगर 1 साल में ईयरफोन में कुछ भी दिक्कत है तो उन्हें बोट पे जाएंगे और इसे वापस करवा के नया ले लेंगे। तो इस वजह से बोट की मार्केट वैल्यू क्या हो गई थी? बढ़ गई थी, एनहेंस हो गई थी। तो आफ्टर सेल सर्विसेज वो एक्टिविटीज हैं जो एनहेंस या मेंटेन करते हैं वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, जैसे प्री इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट देना या फिर रिपेयर करना। क्लियर है? 7:05 हो रहे हैं, टेक अ 5 मिनट ब्रेक, फिर क्लास से आके टॉपिक को रिवाइज करके अगला पॉइंट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है।
ओके क्लास, वेलकम बैक। हम लोग कंटेंट देख रहे थे, इसका फटाफट से देख लेते हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक में हम लोग क्या कर रहे थे? इनबाउंड लॉजिस्टिक में हम लोगों ने रिसीव किया था और स्टोर किया था एंड डिस्ट्रीब्यूट किया था। किन चीज़ों को? इनपुट्स को। ये क्या किया था हमने? ऑपरेशन में हमने क्या किया था? कन्वर्ट किया था इनपुट्स को इनटू फिनिश्ड गुड। जहाँ पे कैसी एक्टिविटीज लगी थी? मशीनिंग, असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग। फिर अगला पॉइंट कौन सा देखा था हमने? आउटबाउंड। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में क्या था? है ना? अगर टेंजेबल गुड है तो कहाँ डालोगे? और इनटेंजेबल है तो अरेंज करेंगे, कैसे उसे प्रोवाइड करवाएंगे। मार्केटिंग एंड सेल्स में हम लोग क्या कर रहे थे? अवेयर करवा रहे थे कस्टमर को अबाउट द प्रोडक्ट। आफ्टर सेल्स सर्विसेज क्या इंक्रीज करवा रही थी? एनहेंस करवा रही थी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। इतना सही किया था। अब आ जाओ दूसरे टाइप की एक्टिविटी। कौन सी है हमारे पास? सपोर्टिंग एक्टिविटी। सपोर्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास में 4 टाइप की एक्टिविटीज लिख के दिए। कितनी? सपोर्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनके बिना प्राइमरी एक्टिविटी टेक प्लेस नहीं हो पाती हैं। ये सपोर्ट करेंगे तभी प्राइमरी एक्टिविटी कोई काम कर पाएगी। पहली सपोर्टिंग एक्टिविटी है ह्यूमन रिसोर्स। कौन सी है पहली? ह्यूमन रिसोर्स। एक बात बताओ, क्या बिना इंसान के प्राइमरी में से कोई भी एक्टिविटी हो सकती है? मैन्युफैक्चरिंग तक नहीं हो सकती, क्योंकि मशीन कौन चलाएगा? ठीक है, तो बिना ह्यूमन रिसोर्स के कोई भी प्राइमरी एक्टिविटी टेक प्लेस नहीं हो सकती है। क्लियर? पहली एक्टिविटी क्लियर है। फिर दूसरी एक्टिविटी इसमें हमारे पास दे रखी है टेक्नोलॉजी। बिना टेक्नोलॉजी के भी कोई काम, ये फैन भी जो चल रहा है, लाइट भी जो चल रही, क्या है? टेक्नोलॉजी। बिना टेक्नोलॉजी के कोई काम नहीं हो सकता है। फिर अगला पॉइंट इसके अंदर जो हमें दे रखा है वो दे रखा है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ खरीदना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ ट्रांसफर करना। तो कुछ ना कुछ बिना खरीदे, कुछ ना कुछ बिना ट्रांसफर करवाए भी कोई काम परफॉर्म नहीं होगा। और लास्ट स्टेज जो इसके अंदर हमारा आ जाता है वो कौन सा आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बिल्डिंग अपने आप में क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब देखो इन्होंने क्या पॉइंट हमें लिख के दे रखे हैं। पहला पॉइंट हमने कौन सा देखा था? ह्यूमन रिसोर्स। इन्होंने लिखा है ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एरिया है विच ट्रांजिट ऑल प्राइमरी। ट्रांसेंड्स का मतलब है यहाँ पे परफॉर्म करना या कन्वर्ट करना, जो सारी की सारी प्राइमरी एक्टिविटी को परफॉर्म करवा रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि इसके बिना कोई भी प्राइमरी एक्टिविटी टेक प्लेस। ये कंसर्न करता है उन एक्टिविटीज़ के साथ में जो एचआर की। एचआर के कौन सा फंक्शन होते हैं? रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग करना, रिवॉर्ड करना। ये काम किसके हैं? एचआर के होते हैं ना। तो यहाँ पे यही सारी एक्टिविटीज़ तुम्हारी आ जाएगी। तो हमने क्या बोला? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि इसके बिना कोई भी आपका प्राइमरी एक्टिविटी परफॉर्म। ये कंसर्न करती है एचआर की एक्टिविटीज़ के साथ में। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? रिक्रूट करना, मैनेज करना, ट्रेनिंग करना, डेवलपिंग करना। ये सब किसकी एक्टिविटीज़ हैं? एचआर की। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? टेक्नोलॉजी। ऑल एक्टिविटीज़ हैव, हर एक्टिविटी में टेक्नोलॉजी है। तुम जो सुबह अलार्म से उठते हो वो भी किसके साथ है?
अलार्म। तुम तो आराम से ही उठते हो, मुझे पता है। रात को सो ही नहीं पाओगे उठने के लिए। वेब सीरीज कम देखो थोड़ी। तो हर एक एक्टिविटी में कंपनी में क्या इन्वॉल्व है? टेक्नोलॉजी। इवन इफ इट इज सिंपली नो हाउ। व्हाट इज नो हाउ? रिसर्च वर्क टाइप ऑफ। जैसे कोई रेसिपी होती है ना, वैसे ही किसी भी काम को करने का जो बेसिक तरीका है उसमें भी क्या है? टेक्नोलॉजी। सिंपल सा फैन भी बिना स्विच के नहीं चलता, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी। हर एक्टिविटी में टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी से ही काम परफॉर्म होता है। मतलब टेक्नोलॉजी डायरेक्टली रिलेटेड है कंपनी के हर एक और हर एक रिसोर्सेज से। टेक्नोलॉजी तुम्हें हर प्रोडक्ट में देखने को मिलेगी, हर प्रोसेस में देखने को मिलेगी और हर रिसोर्स में देखने को मिलेगी। पहली एक्टिविटी कौन सी लिखी थी इसमें? ह्यूमन रिसोर्स में क्या पॉइंट था? मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जो ट्रांजेंट कर रहे हैं किस चीज को? कंसर्न विद ऑल दोज एक्टिविटी जो किसमें इन्वॉल्व हैं? तो सेकेंड पॉइंट कौन सा बोला? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ऑल एक्टिविटीज हैव इवन इफ इट इज सिंपल सा नो हाउ। टेक्नोलॉजी डायरेक्टली रिलेट करती है तीन चीजों से, प्रोडक्ट, प्रोसेस और रिसोर्स। हर एक प्रोडक्ट से, हर एक प्रोसेस से और हर एक तीनों चीजों से क्या रिलेट करता है तुम्हारा? टेक्नोलॉजी। फिर पॉइंट कौन सा देखा था हमने? प्रोक्योरमेंट। प्रोसेस, मशीन काम कर रही है, प्रोसेस। प्रिक्योरमेंट, प्रिक्योरमेंट मतलब किसी भी चीज को क्या करना? अक्वायर मतलब खरीद के लेकर आना। तो दिस रेफर टू प्रोसेस फॉर एक्वायरिंग द वेरियस जो इनपुट की तरह काम करेंगे किसमें? प्राइमरी एक्टिविटीज में। हर एक चीज जो रिसोर्स को खरीदने में हेल्प कर रहा है उसको हमने क्या बोला है? प्रिक्योरमेंट। और लास्ट पॉइंट कौन सा है? जो तुम प्लान करते हो, फाइनेंस कर रहे हो, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो, ये सब कुछ क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन की प्राइमरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में। तो हमारे पास कितनी एक्टिविटीज लिखी है यहाँ पे? 4। पहली एक्टिविटी कौन सी पढ़ी? ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो क्या करवा रहे? ट्रांसेंड करवा रहा है सारी प्राइमरी। कौन कौन से एरियाज आते हैं इसमें? रिक्रूट करना, ट्रेनिंग करना, मैनेजिंग करना, डेवलपिंग करना, ये सारी चीजें। सेकेंड पॉइंट, ऑल एक्टिविटीज है, फिर चाहे वो सिंपल सा क्या ही ना हो, नो हाउ। टेक्नोलॉजी डायरेक्टली रिलेटेड है तीन चीजों से। फिर अगला पॉइंट, प्रिक्योरमेंट। प्रिक्योरमेंट में क्या देखा था? एक्वायरिंग दी, जो इनपुट की तरह काम करेंगे किसमें? प्राइमरी एक्टिविटी में। और लास्ट पॉइंट कौन सा लिखा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सब कुछ, प्लानिंग, फाइनेंसिंग, कंट्रोलिंग, सब कुछ जो परफॉर्म करवाएंगे किसको? प्राइमरी एक्टिविटीज को। बात समझ में आई? फटाफट से रीड करो चारों एक्टिविटीज को। समझ में आ गई बात? तो हमारा वैल्यू एडिड एनालिसिस का मतलब क्या था? वैल्यू एडिड एनालिसिस मतलब जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है किसके अंदर? मैन्युफैक्चरिंग में।
जहाँ पे हम इसको क्यों कर रहे थे, दो चीजों के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए कॉस्ट में और क्वालिटी के अंदर। कितनी एक्टिविटीज है इसमें, दो। पहली कौन सी थी, प्राइमरी, दूसरी कौन सी थी, प्राइमरी में कितने एक्टिविटीज थे, पहली, दूसरी, तीसरी, और उसके बाद में सपोर्टिंग एक्टिविटीज में कौन सी एक्टिविटीज थी, खेलनी गेम तुम दोनों ने या कुछ बाकी है, सुधर जाओ, बाद में बैकलॉग बढ़ जाएगा। रिजल्ट के बाद कोई रिवीजन का ऑप्शन नहीं है कि तुम्हें लगे कि रिजल्ट आ गया हम पास हो गए, गलती से तो टीचर रिवाइज करवा देगा सारा हमें। ये उम्मीद भी मत कर लेना कि तुम लोग यहाँ पे आके बोलो कि प्लीज पुराना रिवाइज करवा दो, नॉट पॉसिबल, नॉट अवेलेबल। रिकॉर्डिंग देखते रहना रेगुलर क्लासेस के साथ में, और रिजल्ट आने दो तुम्हारा, फिर तुम्हारी क्लासेस कितने घंटे की लगेगी देखना बाद में। अभी कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं चल रहे हैं, इको नहीं चल रहा अभी तुम्हारा, क्या, क्यों, ये एमसीसी की एप्लीकेशन ही खराब है क्या, सुबह तक तो एक भी डाउट नहीं दिखा रहा था, और अब पता नहीं मई जून जुलाई पता नहीं कहाँ कहाँ के डाउट दिखा रहे हैं, मार्च के डाउट्स तक दिखा रहा है अचानक से। वो कह रहा है मैम आपने मार्च डाउट ही नहीं क्लियर करे बच्चों के, मतलब सुबह तक तो एक भी डाउट नहीं था, अब कहाँ से आ गए ये डाउट्स, है ही नहीं। टेक्निकल डिपार्टमेंट चाय पीने गया था, वापस ही नहीं आया। हमें भी चेंज करना पड़ता है। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। ओके क्लास, अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस फॉर आइडेंटिफाइंग कोर कॉम्पिटेंस। ये इन दोनों का मिक्सचर करके लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, इसे सिर्फ एक बार रीड करें, नोट्स में शायद टॉपिक होगा भी नहीं। ये क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंस। टॉपिक का नाम है मैनेजिंग लिंकेजेस, है मैनेजिंग लिंकेजेस। अब पता है क्या है, टॉपिक की हेडिंग तो इन्होंने ये दे रखी है सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंस, लेकिन अपने पास पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इस हेडिंग से आता है, मैनेजिंग लिंकेजेस। पेज नंबर बताओ जरा नोट्स के अंदर, बुक में तो है पेज नंबर 25, नोट्स में है पेज नंबर 13।
तुम लोग रोते रोते रहो, लेकिन हम पढ़ाई तो थोड़ी बहुत करते रहेंगे। बीच में बातें होती रहेंगी, पढ़ाई होती रहेंगी, दोनों चलते रहेंगे। रिजल्ट तो आएगा ही। कर्म किया है, फल तो मिलेगा। अब ठीक है। मैनेजिंग लिंकेजेस। अरे वो ऑडियो मैंने 2 मिनट के लिए बंद की थी। ओके, मैनेजिंग लिंकेजेस क्या होता है? हम लोगों ने एक चीज देखी है और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि हम लोग ना कोर कॉम्पिटेंस बनाते। कोर कॉम्पिटेंस क्या होता था? यूनिक कैपेबिलिटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो आपके लिए क्या है, यूनिक है। ऐसा कुछ जो आपको क्या प्रोवाइड करवाएगी, समथिंग डिफरेंट। वो हमारे लिए क्या था? कोर कॉम्पिटेंस था। फिर हमने एक पॉइंट कहा था कि कोर कॉम्पिटेंस डिफिकल्ट टू इमिटेट है, इम्पॉसिबल। खर्चा लग सकता है इमिटेट करने में, कॉस्टली है, लेकिन इनको इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप पैसा लगाओगे, मेहनत करोगे, तो आप दूसरों की कोर कॉम्पिटेंस को कॉपी कर सकते हो। कहा था ना कि अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो दूसरों के कोर कॉम्पिटेंस को हम कॉपी कर सकते हैं। तो कोर कॉम्पिटेंस डिफिकल्ट टू इमिटेट है, कॉस्टली टू इमिटेट है, इम्पॉसिबल टू इमिटेट नहीं है। अब एक बात बताओ, इसका मतलब किसी एक कंपनी के कोर कॉम्पिटेंस को किसी दूसरी कंपनी कॉपी कर सकती है? अगर कॉपी कर लिया तो जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा था, वो एडवांटेज कहाँ जाएगा? मिलेगा ही नहीं। मार्केट में सब एक लेवल पे आ जाएंगे और फिर तुम्हारे पास कौन सी वाली टाइम आ जाएगा? मेच्योरिटी स्टेज, जहाँ सब कुछ क्या चल रहा है? स्टेबल चल रहा है, और थोड़े थोड़े प्रॉफिट मार्जिन के लिए भी आपस में क्या हो रहा था? स्ट्रगल हो रहा था। कॉम्पिटिशन वॉज स्टिफ एंड टफ, कहा था हमने। तो वो सिचुएशन आ जाएगी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कोर कॉम्पिटेंस को कोई भी कॉपी ना करे, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही चलता रहे। अगर तुम इस चीज को चाहते हो तो तुम लोगों को मैनेजिंग लिंकेजेस करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें लिंकेज क्रिएट करना पड़ेगा। किसके बीच में? वैल्यू चेन एक्टिविटीज के बीच में। किसके बीच में लिंकेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे? वैल्यू चेन एक्टिविटीज। वैल्यू चेन में कितनी एक्टिविटीज थी? 2। एक कौन सी थी और दूसरी कौन सी थी? सपोर्टिंग। कितने टाइप की एक्टिविटी थी वैल्यू चेन में? 2 टाइप की, एक थी प्राइमरी और एक थी सपोर्टिंग एक्टिविटी।
तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज थी और जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज, इनके बीच में अगर लिंकेज बन जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वो लिंकेज इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला 3 तरीके के लिंकेज बन सकते हैं। एक बनेगा प्राइमरी का सपोर्टिंग के साथ में, एक बनेगा प्राइमरी का प्राइमरी के साथ में, और एक बनेगा सपोर्टिंग का। कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 3। प्राइमरी का सपोर्टिंग के साथ, सपोर्टिंग का सपोर्टिंग से, प्राइमरी का। एग्जाम्पल के साथ बात को समझाने की कोशिश करती हूँ। डेफिनेशन वगैरह सब हम बाद में देखेंगे, पहले एग्जाम्पल के साथ बात को समझो है क्या। हम पहली एक्टिविटी को समझने जा रहे हैं। हमारे पास एक कंपनी थी XYZ और एक कंपनी है PQR, ठीक है। XYZ कंपनी ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करी है। कहाँ से इंपोर्ट करी है? बाहर से, ये US से, जहाँ से भी इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट करने के बाद में XYZ का जो टर्नओवर था वो टर्नओवर सडनली बहुत ज़्यादा क्या हो गया? PQR क्या सोचेगा, अगर मैं भी स्ट्रेटेजी कॉपी कर लूँ तो मेरा सेल्स भी, तो इससे तुम्हारे कोर कॉम्पिटेंस को कॉपी कर लिया। लेकिन XYZ ने जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करी थी वो टेक्नोलॉजी उसने इंपोर्ट करी थी अपनी वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज के हिसाब से। मतलब जैसा एम्प्लॉय वैसी कस्टमाइज करवाया उसने टेक्नोलॉजी। किसके हिसाब से? ह्यूमन इंसान के हिसाब से। अब ये बात क्या PQR को पता होगी? क्योंकि ये तो इन्होंने क्या क्रिएट किया? लिंकेज। और उनको ऊपर ऊपर से क्या दिख गया सर कि टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते ही सेल्स इंक्रीज। अब अगर ये भी सेम टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएंगे तो क्या इनके सेल्स में भी इंक्रीज आएगा? क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी? देयर वाज अ लिंकेज। किसके बीच में? ये दोनों एक्टिविटीज किस में आई थी? सपोर्टिंग से। तो हमने पहले में क्रिएट किया लिंकेज बिटवीन सपोर्टिंग एंड लिंकेज बिटवीन सपोर्टिंग एक्टिविटीज। बात समझ में आई? अगर तुम ऐसे लिंकेज क्रिएट करोगे तो सामने वाले पर्सन को समझ में आनी बात मुश्किल हो सकती है। हाँ, अच्छा, क्लियर है बात? अब देखो अगली चीज इसमें क्या लिख के दी हुई है। सेकेंड लिंकेज किस चीज का है वो हम समझते हैं। फिर वही बात, PQR एक कंपनी थी। ये कंपनी जितना भी प्रोडक्शन कर रहा था, ठीक है, वो सारा का सारा इनका क्या हो जाता था? मतलब क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं बचता था। तो जिस वजह से इनका खर्चा क्या था? कम। जब स्टॉक मेंटेन ही नहीं करना तो खर्चा क्या रहेगा? तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें, जो प्रोड्यूस करते हैं फटाफट से बेच दें। पर इन्होंने ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि इनका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था वो मार्केटिंग कर ही किसके अकॉर्डिंग रहा था? प्रोडक्शन ज़्यादा तो मार्केटिंग भी, प्रोडक्शन कम तो मार्केटिंग भी। उन्होंने स्टॉक का खर्चा बचा के खर्चा कहाँ बढ़ा रखा था? मार्केटिंग में बढ़ा रखा था। तो ये स्ट्रेटेजी इनको पता। तो ये किसके बीच में है एक्टिविटी? प्राइमरी की, प्राइमरी के साथ में। बात समझ में आई? फिर एक तीसरा देखते हैं, कॉम्बिनेशन बनेगा एक प्राइमरी का और एक सपोर्टिंग का। प्राइमरी और सपोर्टिंग को इस तरीके से समझते हैं कि हम लोगों को रॉ मटेरियल लेना है। क्या लेना है? हम लोग हमेशा बोलते हैं रॉ मटेरियल और इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में क्या होने चाहिए? रिलेटेड। कभी शायद तुमने पढ़ा भी हो कि आपकी कंपनी का सेटअप वही होना चाहिए जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए। तो ये भी हमने एक तरीके का क्या क्रिएट कर रखा है? लिंकेज क्रिएट कर रखा है। तो जो भी स्ट्रेटेजी बनाओ कैसे बनाओ? लिंकेजेस के साथ। ये तीनों एग्जाम्पल बुक में बता रखे हैं हमें, जो मैंने तुम्हें लिखवाए हैं। तो सबसे पहली बात हमने क्या कहा? कोर कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? समथिंग यूनिक। आपकी स्ट्रेटेजी यूनिक है लेकिन इस यूनिकनेस को भी क्या किया जा सकता है? कॉपी। तो कॉपी ना हो इसके लिए आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? लिंकेज। किसके बीच में? एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन के बीच में। फिर इन्होंने बोला हमारे पास कितने टाइप के लिंकेजेस क्रिएट हो सकते हैं? 3। पहला लिंकेज प्राइमरी का, सपोर्टिंग का, और एक प्राइमरी का और एक सपोर्टिंग का। क्लियर है बात? अब देखो मैं बुक में दिखाती हूँ क्या लिखा हुआ है। तुम मोटा मोटी सेम चीज कर सकते हो ना। मार्केट में कितनी सारी चीजें डिट्टो सेम मिलती है, बस नाम या लोगो अलग होते हैं। साइज बड़ा कर दो, छोटा कर दो। बोलो। मैनेजिंग लिंकेजेस देखो क्या लिखा है।
कोर कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? कोर कॉम्पिटेंस का मतलब कोर कॉम्पिटेंस सेपरेट एक्टिविटी में प्रोवाइड। कोर कॉम्पिटेंस क्या प्रोवाइड करता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बट ओवर द टाइम कॉम्पिटिटर से कॉपी आज नहीं तो कल कॉम्पिटिटर क्या कर सकते हैं? कॉपी कर सकते हैं। ये कोर कॉम्पिटेंस ज्यादा रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग कब होगी? कोर कॉम्पिटेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होगी? जब ये डिफिकल्ट टू, जब आप इसे रिलेट करोगे टू द मैनेजमेंट विद इन दी वैल्यू चेन एंड लिंकेजेस ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेफिनेशन में पहले इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है कि कोर कॉम्पिटेंस प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये बात तो पहले ही पढ़ ली थी हमने। कोर कॉम्पिटेंस क्या प्रोवाइड करता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसे कॉपी कौन कर सकता है? अगर आप चाहते हो ये स्ट्रांग हो, डिफिकल्ट टू कॉपी हो, तो क्या क्रिएट करने पड़ेंगे? लिंकेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। इतनी सी बात क्लियर है? अब देखो लिंकेजेस हमारे पास क्या दे रखे हैं। दिस मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल लिंकेजेस आपको नंबर ऑफ वेज में क्रिएट हो सकते हैं। कितने तरीके दे रखे हैं हमें? 3। हालांकि बुक में तुम्हें बुलेटिन 4 मिलेंगे। ऐसा क्यों? अभी देख के समझते हैं। पहला क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट लिंकेज बिटवीन प्राइमरी एंड प्राइमरी। लिंकेज बिटवीन एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज के बीच का लिंकेज है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है? हाई लेवल ऑफ फिनिश स्टॉक शेड्यूलिंग करना है बेसिकली कॉस्ट को कम करने के लिए, फास्टर रिस्पॉन्स। तो किसकी बात कर रहा है? मार्केटिंग की बात कर रहा है। किसके साथ में? तो यहाँ साइड में लिख लो एग्जाम्पल है या लिंकेज है किसके बीच में? फिनिश्ड गुड्स एंड मार्केटिंग। अभी समझाया था ना। अब इन्होंने 2 बुलेटिन बना दिया, हालांकि बात कैसी थी? एक ही है। बात कैसी है? एक है, लेकिन बुलेटिन कितने बनाए हैं? दोनों में सेम बात को एक्सपेंड किया हुआ है। या तो बुलेटिन गलती से बना है जिसको ये बहुत टाइम से हटा नहीं रहे हैं, या पता नहीं। बस खत्म हो रहा है। चली गई ना? यही फायदा है इस क्लास का। नींद भी पूरी हो जाती है इस क्लास में। किसके बीच में है? प्राइमरी एक्टिविटीज और सपोर्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टमेंट किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि अब आउट परफॉर्म करो किसको? कॉम्पिटिटर्स को। क्लियर है? अगला किसके बीच में है? बिटवीन सपोर्टिंग का एचआर और टेक्नोलॉजी। इन ट्यून का मतलब होता है मैच करना। क्या होता है इन ट्यून का मतलब? मैच करना। आप एचआर से मैच करती हुई टेक्नोलॉजी लेकर आओगे। समझ में आ गई बात? पक्का? इसके बाद में लिखा है कुछ और तरीके भी हैं, लेकिन ये और तरीके चैप्टर 4 के बाद समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल इंटीग्रेशन वगैरह लिखा हुआ है। ये कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। एक टॉपिक बचा था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, फिर हमारा पूरा पार्ट भी खत्म हो जाता, लेकिन टॉपिक 15 मिनट में खत्म भी नहीं हो पाएगा। So class, all the very very best. I hope I will see all of you. ये वाली की नहीं लेनी? हाँ, मैं तो खुद चाहती हूँ तुम में से कोई ना आ जाए। पहले ये फोटो क्लिक कर, फिर नीचे वाली करवाती हूँ। लिखना है तो लिख ले। ऑनलाइन क्लास ओवर करो।